नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पर्वत यात्रा। कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लीजिए सुनिए कहानी। प्रातःकाल मोहम्मद गुलाबा जखां ने नमाज पढ़ी, कपड़े पहने और मेहरी से किराए की गाड़ी लाने को कहा। शीरी बेगम ने पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ जाने का इरादा है? गुल, ज़रा छोटे साहब को सलाम करने जाना है। शीरी, तो पैदल क्यों नहीं चले जाते? कौन पहाड़ी दूर है? गुल, जो बात तुम्हारी समझ में ना आए उसमें जबान न खोला करो। शीरी, पूछती तो हूँ, पैदल चले जाने में क्या हरज है? गाड़ी वाला 1 रुपए से कम ना लेगा। गुल, हुक्काम किराया नहीं देते, उसकी हिम्मत है कि मुझसे किराया मांगे? चालान करवा दूं? शीरी, तुम तो हाकिम भी नहीं हो, तुम्हें वह क्यों ले जाने लगा? गुल, हाकिम कैसे नहीं हो? हाकिम के क्या सींग पूछ होती है जो मेरे नहीं है? हाकिम को दोस्त हाकिम से कम रोब नहीं रखता। अहमक नहीं हूँ कि 100 काम छोड़कर हुक्काम की सलामी बजाया करता हूँ। यह इसी की बरकत है कि पुलिस मौल दीवान के अहलकार मुझे झुक झुक कर सलाम करते हैं। थानेदार ने कल जो सौगात भेजी थी वह किस लिए? मैं उनका दामाद तो नहीं हूँ। सब मुझसे डरते हैं। इतने में मेहरी एक तांगा लाई। खां साहब ने फौरन साफा बांधा और चले। शीरी ने कहा, अरे तो पान तो खाते जाओ। गुल, हाँ लाओ, हाथ में मेहंदी भी लगा दो। अरे नेकबख्त, हुक्काम के सामने पान खाकर जाना बेअदबी है। शीरी, आओगे कब तक? खाना त्यों ही खाऊंगे। गुल, तुम मेरे खाने की फिक्र न करना, शायद कुंवर साहब के यहाँ चला जाऊं। कोई मुझे पूछे तो कहला देना बड़े साहब से मिलने गए हैं। खां साहब आकर तांगे पर बैठे। तांगे वाले ने पूछा, हुजूर कहाँ चलूं? गुल, छोटे साहब के बंगले पर, सरकारी काम से जाना है। तांगे, हुजूर को वहाँ कितनी देर लगेगी? गुल, यह मैं कैसे बता दूं? यह तो हो नहीं सकता कि साहब मुझसे बार बार बैठने को कहें और मैं उठकर चला आऊं। सरकारी काम है, न जाने कितनी देर लगे। बड़े अच्छे आदमी हैं बेचारे, मजाल नहीं कि जो बात कह दूं उससे इनकार कर दें। आदमी को गुरूर न करना चाहिए, गुरूर करना शैतान का काम है। मगर कई थानेदारों से जवाब तलब कर चुका हूँ। जिसको देखा कि रियाया को ईजा पहुँचाता है उसके पीछे पड़ जाता हूँ। तांगे, हुजूर पुलिस बड़ा अंधेर करती है, जब देखो बेगार। कभी आधी रात को बुला भेजा, कभी फजर को। मरे जाते हैं हुजूर, उस पर हर मोड़ पर सिपाहियों को पैसे चाहिए, न दे तो झूठा चालान कर दे। गुल, सब जानता हूँ जी, अपनी झोपड़ी में बैठा सारी दुनिया की सैर किया करता हूँ। वहीं बैठे बैठे बदमाशों की खबर लिया करता हूँ। देखो, तांगे को बंगले के भीतर न ले जाना, बाहर फाटक पर रोक देना। तांगे, अच्छा हुजूर, अच्छा। अब देखिए, वह सिपाही मोड़ पर खड़ा है, पैसे के लिए हाथ फैलाएगा, न दूं तो ललकारेगा। मगर आज कसम कुरान की टका सा जवाब दे दूंगा। हुजूर बैठे तो हैं, क्या कर सकता है? गुल, नहीं नहीं, ज़रा सी बात पर मैं इन छोटे आदमियों से नहीं लड़ता। पैसे दे देना, मैं तो पीछे से बच्चा की खबर लूँगा। मुअत्तल न करा दूँ तो सही। दू बदू गाली गलौज करना, इन छोटे आदमियों के मुंह लगना मेरी आदत नहीं। तांगे वाले को भी यह बात पसंद आई। मोड़ पर उसने सिपाही को पैसे दे दिए। तांगा साहब के बंगले पर पहुंचा। खां साहब उतरे और जिस तरह कोई शिकारी पैर दबा दबा कर चौकन्नी आंखों से देखता हुआ चलता है, उसी तरह आप बंगले के बरामदे में जाकर खड़े हो गए। बैरा बरामदे में बैठा था।
आपने उसे देखते ही सलाम किया। बैरा, हुजूर तो अंधेर करते हैं, सलाम हमको करना चाहिए और आप पहले ही हाथ उठा देते हैं। गुल, अजी इन बातों में क्या रखा है, खुदा की निगाह में सब इंसान बराबर हैं। बैरा, हुजूर को अल्लाह सलामत रखें। क्या बात कही है, हक तो यह है, पर आदमी अपने को कितना भूल जाता है। यहाँ तो छोटे छोटे अमले भी इंतज़ार करते रहते हैं कि वह हाथ उठावें। साहब को इत्तला कर दूं? गुल, आराम में हो तो रहने दो, अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं। बैरा, जी नहीं हुजूर, हाजिरी पर से तो कभी के उठ चुके, कागज़ वागज़ पढ़ते होंगे। गुल, अब इसका तुम्हें अख्तियार है, जैसा मौका हो वैसा करो। मौका महल पहचानना तुम्ही लोगों का काम है। क्या हुआ, तुम्हारी लड़की को तो सब खैरियत से है ना? बैरा, हाँ हुजूर, अब बहुत मज़े में है। जब से हुजूर ने उसके घर वालों को बुलाकर डांट दिया है, तब से किसी ने चूं भी नहीं किया। लड़की हुजूर की जान माल को दुआ देती है। बैरे ने साहब को खां साहब की इत्तला की और एक क्षण में खां साहब जूते उतार कर साहब के सामने जा खड़े हुए और सलाम करके फर्श पर बैठ गए। साहब का नाम काटन था। काटन, ओहो, यह आप क्या करता है? कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। काटन, नहीं नहीं, आप हमारा दोस्त है। खां, हुजूर चाहे मेरे को आफताब बना दे, पर मैं तो अपनी हकीकत समझता हूँ। बंदा उन लोगों में नहीं है जो हुजूर के करम से 4 हरफ पढ़कर ज़मीन पर पाँव नहीं रखते और हुजूर लोगों की बराबरी करने लगते हैं। खां साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हम आपके 5वें दिन नैनीताल जा रहे हैं। वहाँ से लौटकर आपसे मुलाकात करेगा। आप तो कई बार नैनीताल गया होगा, अब तो सब रईस लोग वहाँ जाता है। खां साहब, नैनीताल क्या, बरेली तक भी न गए थे, पर इस समय कैसे कह देते कि मैं वहाँ कभी गया नहीं? साहब की नज़रों में गिर न जाते? साहब समझते कि यह रईस नहीं, कोई चुरकुटा है। बोले, हाँ हुजूर, कई बार हो आया हूँ। काटन, आप कई बार हो आया है, हम तो पहली दफ़ा जाता है। सुना बहुत अच्छा शहर है। हाँ, बहुत बड़ा शहर है हुजूर, मगर कुछ ऐसा बड़ा भी नहीं है। काटन, आप कहाँ ठहरता? वहाँ होटलों में तो बहुत पैसा लगता है। खां, मेरी हुजूर न पूछें, कभी कहीं ठहर गया, कभी कहीं ठहर गया। हुजूर के अकबाल से सभी जगह दोस्त हैं। काटन, आप वहाँ किसी के नाम चिट्ठी दे सकता है कि मेरे ठहरने का बंदोबस्त कर दे? हम किफ़ायत से काम करना चाहता है। आप तो हर साल जाता है, हमारे साथ क्यों नहीं चलता? खां साहब बड़ी मुश्किल में फंसे। अब बचाव का कोई उपाय न था। कहना पड़ा, जैसा हुजूर के साथ ही चला चलूँगा, मगर मुझे अभी ज़रा देर है हुजूर। काटन, ओह, कुछ परवाह नहीं, हम आपके लिए 1 हफ्ता ठहर सकता है। अच्छा, सलाम। आज ही आप अपने दोस्त को जगह का इंतज़ाम करने को लिख दें। आज के 7वें दिन हम और आप साथ चलेगा। हम आपको रेलवे स्टेशन पर मिलेगा। खां साहब ने सलाम किया और बाहर निकले। तांगे वाले से कहा, कुंवर शमशेर सिंह की कोठी पर चलो। कुंवर शमशेर सिंह खानदानी रईस थे। उन्हें अभी तक अंग्रेज़ी रहन सहन की कवा न लगी थी। 10 बजे दिन तक सोना, फिर दोस्तों और मुसाहिबों के साथ गपशप करना, 2 बजे खाना खाकर फिर सोना, शाम को चौक की हवा खाना और घर आकर 12-1 बजे तक किसी परी का मुजरा देखना। यही उनकी दिनचर्या थी। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें कुछ खबर न होती थी, या हुई भी तो सुनी सुनाई। खां साहब उनके दोस्तों में थे। जिस वक्त खां साहब कोठी में पहुँचे 10 बज गए थे। कुंवर साहब बाहर निकल आए थे। मित्रगण जमा थे।
खां साहब को देखते ही कुंवर साहब ने पूछा, कहिए खां साहब, किधर से? खां साहब, ज़रा साहब से मिलने गया था। कई दिन बुला बुला भेजा मगर फुर्सत ही ना मिलती थी। आज उनका आदमी ज़बरदस्ती खींच ले गया। क्या करता, जाना ही पड़ा। कहाँ तक बेरुखी करूं? कुंवर, यार तुम न जाने अफसरों पर क्या जादू कर देते हो कि जो जाता है तुम्हारा दम भरने लगता है। मुझे वह मंत्र क्यों नहीं सिखाते? खां, मुझे खुद ही नहीं मालूम कि ये क्यों हुक्काम मुझ पर इतने मेहरबान रहते हैं। आपको यकीन ना आवेगा, मेरी आवाज़ सुनते ही कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और ले जाकर अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। कुंवर, अपनी खास कुर्सी पर? खां, हाँ साहब, हैरत में आ गया मगर बैठना ही पड़ा। फिर सिगार मंगवाया, इलायची, मेवे सभी कुछ आ गए। यूँ कहिए कि खासी दावत हो गई। यह मेहमानदारी देखकर मैं दंग रह गया। कुंवर, तो वह सब दोस्ती भी करना जानते हैं? खां, अजी दूसरा क्या खां से दोस्ती करेगा। अब हद हो गई कि मुझे अपने साथ नैनीताल चलने को मजबूर किया। कुंवर, सच? खां, कसम कुरान की। हैरान था कि क्या जवाब दूं, मगर जब देखा कि किसी तरह नहीं मानते तो वादा करना ही पड़ा। आज ही के दिन कूच है। कुंवर, क्यों यार, मैं भी चला चलूं तो क्या हर्ज है? खां, सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर क्या बात होगी? कुंवर, भाई लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इससे जाते डर लगता है। आप तो हो आए होंगे? खां, कई बार हो आया हूँ। हाँ, इधर कई साल से नहीं गया। कुंवर, क्यों साहब, पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते दम फूल जाता होगा। राधाकांत व्यास बोले, धर्मावतार चढ़ने को तो किसी तरह चढ़ भी जाए, पर पहाड़ों का पानी ऐसा खराब होता है कि एक बार लग गया तो प्राण ही लेकर छोड़ता है। बद्रीनाथ की यात्रा करने जितने यात्री जाते हैं उनमें बहुत कम जीते लौटते हैं। कुंवर, हाँ सुना तो हमने भी है कि पहाड़ों का पानी बहुत लगता है। लाला सुखदयाल ने हामी भरी। गोसाई जी ने भी तो पहाड़ के पानी की निंदा की है। लागत अति पहाड़ का पानी, बड़ दुख होत न जाई बखानी। खां, तो यह इतने अंग्रेज वहाँ क्यों जाते हैं साहब? ये लोग अपने वक्त के लुकमान हैं। इनका कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता। पहाड़ों की सैर से कोई फ़ायदा न होता तो क्यों जाते? ज़रा यह तो सोचिए। व्यास, यही सोच सोचकर तो हमारे रईस अपना सर्वनाश कर रहे हैं। उनकी देखी देखी धन का नाश, धर्म का नाश, बल का नाश होता चला जाता है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। लाला, मेरे पिताजी एक बार किसी अंग्रेज के साथ पहाड़ पर गए। वहाँ से लौटे तो मुझे नसीहत की कि खबरदार कभी पहाड़ पर न जाना। आखिर कोई बात देखी होगी, जमी तो यह नसीहत की। वाजिद, हुजूर खां साहब जाते हैं, जाने दीजिए। आपको मैं जाने की सलाह न दूंगा। जरा सोचिए, कोसों की चढ़ाई, फिर रास्ता इतना खतरनाक कि खुदा की पनाह। ज़रा सी पगडंडी और दोनों तरफ कोसों का खड्ड। नीचे देखा और थरथरा कर आदमी गिर पड़ा। और जो कहीं पत्थरों में आग लग गई तो चलिए वारा न्यारा हो गया, जल भुन के कबाब हो गए। खां, और जो लाखों आदमी पहाड़ पर रहते हैं? वाजिद, उनकी और बात है भाई साहब। खां, और बात कैसी? क्या वे आदमी नहीं हैं? वाजिद, लाखों आदमी दिन भर हल जोतते हैं, फावड़े चलाते हैं, लकड़ी फाड़ते हैं। आप करेंगे? है आप में इतनी दम? हुजूर उस चढ़ाई पर चढ़ सकते हैं? खां, क्यों नहीं, टट्टुओं पर जाएंगे। वाजिद, टट्टुओं पर 6 कोस की चढ़ाई, होश की दवा कीजिए। कुंवर, टट्टुओं पर मई हमसे न जाया जाएगा। कहीं टट्टू भड़के तो कहीं के न रहे। लाला, गिरे तो हड्डियां तक न मिले। व्यास, प्राण तक चूर चूर हो जाए। वाजिद, खुदाबंद एक जरा सी ऊंचाई पर से आदमी देखता है तो कांपने लगता है, न कि पहाड़ की चढ़ाई। कुंवर,
वहाँ सड़कों पर इधर उधर ईंट या पत्थर की मुंडेर नहीं बनी हुई होती है। वाजिद, खुदाबंद, मंजिलों के रास्ते में मुंडेर कैसी? कुंवर, आदमी का काम तो नहीं है। लाला, सुना वहाँ घेंघा निकल आता है। कुंवर, अरे भाई यह बुरा रोग है, तब मैं वहाँ जाने का नाम भी न लूँगा। खां, आप लाला साहब से पूछें कि साहब लोग जो वहाँ रहते हैं उनको घेंघा क्यों नहीं हो जाता। लाला, वह लोग ब्रांडी पीते हैं, हम और आप उनकी बराबरी कर सकते हैं? भला फिर उनका अकबाल। वाजिद, मुझे तो यकीन नहीं आता कि खां साहब कभी नैनीताल गए हों। इस वक्त डींग मार रहे हैं। क्यों साहब, आप कितने दिन वहां रहे? खां, कोई 4 बरस तक रहा था। वाजिद, आप वहां किस मोहल्ले में रहते थे? खां गड़बड़ा कर बोले, मैं। वाजिद, आखिर आप 4 बरस कहाँ रहे? खां, देखिए याद आ जाए तो कहूँ। वाजिद, जाइए भी नैनीताल की सूरत तक तो देखी नहीं, गप हाँक दी कि वहां 4 बरस तक रहे। खां, अच्छा साहब, आप ही का कहना सही, मैं कभी नैनीताल नहीं गया। बस अब तो आप खुश हो गए। कुंवर, आखिर आप क्यों नहीं बताते कि नैनीताल में आप कहाँ ठहरे थे? वाजिद, कभी गए होंगे तब न बताएं। खां, कह तो दिया कि मैं नहीं गया। चलिए छुट्टी हुई, अब आप फरमाइए कुंवर साहब, आपको चलना है या नहीं? ये लोग जो कहते हैं सब ठीक है, वहाँ घेंघा निकल आता है, वहाँ का पानी इतना खराब है कि खाना बिल्कुल नहीं हजम होता, वहाँ हर रोज 10-5 आदमी खड्ड में गिरा करते हैं। अब आप क्या फैसला करते हैं? वहाँ जो मजे हैं वह यहाँ ख्वाब में भी न मिल सकते। जिन हुक्काम के दरवाजे पर घंटों खड़े रहने पर भी मुलाकात नहीं होती, से वहाँ 24 घंटों का साथ रहेगा। मित्रों के साथ झील में सैर करने का मजा अगर मिल सकता है तो वहीं। अजी सैकड़ों अंग्रेज़ों से दोस्ती हो जाएगी। 3 महीने वहाँ रहकर आप इतना नाम हासिल कर सकते हैं जितना यहाँ जिंदगी भर भी न होगा। बस और क्या कहूँ। कुंवर, वहाँ बड़े बड़े अंग्रेज़ों से मुलाकात हो जाएगी। खां, जनाब दावतों के मारे आपको दम मारने की मोहलत न मिलेगी। कुंवर, जी तो चाहता है कि एक बार देख ही आए। खां, तो बस तैयारी कीजिए। सभाजन ने जब देखा कि कुंवर साहब नैनीताल जाने के लिए तैयार हो गए तो सबके सब हाँ में हाँ मिलाने लगा। व्यास, पर्वत कंदराओं में कभी कभी योगियों के दर्शन हो जाते हैं। लाला, हाँ साहब, सुना है 200-200 साल के योगी वहाँ मिलते हैं। जिसकी ओरह एक बार आंख उठाकर देख लिया उसे चारों पदार्थ मिल गए। वाजिद, मगर हुजूर चलें तो इस ठाठ से चलें कि वहाँ के लोग भी कहें कि लखनऊ के कोई रईस आए हैं। लाला, लक्ष्मी हथनी को ज़रूर ले चलिए। वहाँ कभी किसी ने हाथी की सूरत काहे को देखी होगी। जब सरकार सवार होकर निकलेंगे और गंगा जमुनी हौदा चमकेगा तो लोग दंग हो जाएंगे। व्यास, एक डंका भी हो तो क्या पूछना। कुंवर, नहीं साहब, मेरी सलाह डंके की नहीं है, देश देखकर भेष बनाना चाहिए। लाला, हाँ डंके की सलाह तो मेरी भी नहीं है, पर हाथी के गले में घंटा जरूर हो। हाँ, जब तक वहाँ किसी दोस्त को तार दे दीजिए कि एक पूरा बंगला ठीक कर रखे, छोटे साहब को भी उसी में ठहरा लेंगे। कुंवर, वह हमारे साथ क्यों ठहरने लगे, अफसर हैं। खां, उनको लाने का जिम्मा हमारा, खींच खींच कर किसी न किसी तरह ले ही आऊँगा। कुंवर, अगर उनके साथ ठहरने का मौका मिले तब तो मैं समझूं नैनीताल का जाना पारस हो गया। 1 हफ्ता गुजर गया, सफ़र की तैयारियां हो गई। प्रातःकाल काटन साहब का खत आया कि आप हमारे यहाँ आएंगे या मुझसे स्टेशन पर मिलेंगे। कुंवर साहब ने जवाब लिखवाया कि आप इधर ही आ जाइएगा, स्टेशन का रास्ता इसी तरफ से है, मैं तैयार रहूँगा। यह खत लिखवाकर कुंवर साहब अंदर गए तो देखा कि उनकी बड़ी साली रामेश्वरी देवी बैठी हुई हैं। उन्हें देखकर बोली, क्या आप सचमुच नैनीताल जा रहे हैं? कुंवर, जी हाँ, आज रात की तैयारी है। रामेश्वरी, अरे
आज ही रात को यह नहीं हो सकता। कल बच्चे का मुंडन है। मैं एक न मानूंगी। आप ही न होंगे तो लोग आकर क्या करेंगे? कुंवर, तो आपने पहले ही क्यों न कहला दिया? पहले से मालूम होता तो मैं कल जाने का इरादा ही क्यों करता? रामेश्वरी, तो इसमें लाचारी की कौन सी बात है? कल न सही, 2-4 दिन बाद सही। कुंवर साहब की पत्नी सुशीला देवी बोली, हाँ और क्या, 2-4 दिन बाद ही जाना। क्या साइत टली जा रही है? कुंवर, आह, छोटे साहब से वादा कर चुका हूँ, वह रात ही को मुझे लेने आएंगे। आखिर वह अपने दिल में क्या कहेंगे? रामेश्वरी, ऐसे ऐसे वादे हुआ ही करते हैं। छोटे साहब के साथ कुछ बिक तो गए नहीं हो? कुंवर, मैं क्या कहूँ कि कितना मजबूर हूँ, बहुत लज्जित होना पड़ेगा। रामेश्वरी, अच्छा, तो जो कुछ है वह छोटे साहब ही हैं, मैं कुछ नहीं। कुंवर, आखिर साहब से क्या कहूँ, कौन बहाना करूँ? रामेश्वरी, कह दो कि हमारे भतीजे का मुंडन है, हम 1 सप्ताह तक नहीं चल सकते, बस छुट्टी हुई। कुंवर, कितना आसान कर दिया है आपने इस समस्या को। ऐसा हो सकता है कि कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूँगा। सुशीला, क्यों, हो सकने को क्या हुआ? तुम उनके गुलाम तो नहीं हो? कुंवर, तुम लोग बाहर तो निकलती बैठती नहीं हो, तुम्हें क्या मालूम कि अंग्रेज़ों के विचार कैसे होते हैं। रामेश्वरी, अरे भगवान, आखिर उसके कोई लड़का बाला है या निगोड़ा नाठा है? त्योहार और व्यवहार हिंदू मुसलमान सबके यहाँ होते हैं। कुंवर, भाई हमसे कुछ करते धरते नहीं बनता। रामेश्वरी, हमने कह दिया हम जाने नहीं देंगे। अगर तुम चले गए तो मुझे बड़ा रंज होगा। तुम ही लोगों से तो महफिल की शोभा होगी, और अपना कौन बैठा हुआ है? कुंवर, अब तो साहब को लिख भेजने का भी मौका नहीं है, वह दफ्तर चले गए होंगे। मेरा सब आसबाब बंध चुका है, नौकरों को पेशगी रुपया दे चुका कि चलने की तैयारी करें, अब कैसे रुक सकता हूँ? रामेश्वरी, कुछ भी हो, जाने न पाओगे। सुशीला, 2-4 दिन बाद जाने में ऐसी कौन सी बड़ी हानि हुई जाती है? वहाँ कौन से लड्डू धरे हुए हैं? कुंवर साहब बड़े धर्म संकट में पड़े, अगर नहीं जाते तो छोटे साहब से झूठे पड़ते हैं। वह अपने दिल में कहेंगे कि अच्छे बेहुदे आदमी के साथ पाला पड़ा। अगर जाते हैं तो स्त्री से बिगाड़ होता है, साली मुंह फुलाती है। इसी चक्कर में पड़े हुए बाहर आए तो मियाँ वाजिद बोले, हुजूर इस वक्त कुछ उदास मालूम होते हैं। व्यास, मुद्रा तेजहीन हो गई है। कुंवर, भाई कुछ न पूछो, बड़े संकट में हूँ। वाजिद, क्या हुआ हुजूर, कुछ फरमाइए तो। कुंवर, यह भी एक विचित्र ही देश है। व्यास, धर्म अवतार, प्राचीन काल से यह ऋषियों की तपोभूमि है। लाला, क्या कहना है, संसार में ऐसा देश दूसरा नहीं। कुंवर, जी हाँ, आप जैसे गौखे और किस देश में होंगे, बुद्धि तो हम लोगों को भी छू भी नहीं गई। वाजिद, हुजूर अक्ल के पीछे हम लोग लठ लिए फिरते हैं। व्यास, धर्म अवतार कुछ कहते नहीं बनता, बड़ी हीन दशा है। कुंवर, नैनीताल जाने को तैयार था, अब बड़ी साली कहती हैं कि मेरे बच्चे का मुंडन है, मैं ना जाने दूंगी। चले जाएंगे तो मुझसे रंज होगी। बतलाइए अब क्या करूं? ऐसी मूर्खता और कहाँ देखने में आएगी? पूछो, मुंडन नाई करेगा, नाच तमाशा देखने वालों की शहर में कमी नहीं। एक मैं न होऊंगा सही, मगर उनको कौन समझाए? व्यास, दीनबंधु, नारी हट तो लोक प्रसिद्ध ही है। कुंवर, अब यह सोचिए कि छोटे साहब से क्या बहाना किया जाए। वाजिद, बड़ा नाजुक मामला आ पड़ा हुजूर। लाला, हाकिम का नाराज हो जाना बुरा है। वाजिद, हाकिम मिट्टी का भी हो फिर भी हाकिम ही है। कुंवर, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। लाला, हुजूर अब बाहर ना बैठें, मेरी तो यही सलाह है, जो कुछ सिर पर पड़ेगी हम ओढ़ लेंगे। वाजिद, अजी पसीने की जगह खून गिरा देंगे, नमक खाया है कि दिल लगी है। लाला, हाँ मुझे भी यही मुनासिब मालूम होता है, आप लोग कह दीजिए बीमार हो गए हैं। अभी यही बातें हो रही थी कि खिदमतगार ने आकर हाँफते हुए कहा, सरकार को आया है। कौन सरकार का बुलावत है? कुंवर, कौन है, पूछा नहीं? खिदमत,
कौं अंग्रेज है सरकार, लाल लाल मुँह है, घोड़ पर सवार है। कुंवर, कहीं छोटे साहब तो नहीं है? भाई मैं तो भीतर जाता हूँ, अब आबरू तुम्हारे हाथ है। कुंवर साहब ने तो भीतर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वाजिद अली ने खिड़की से झांक कर देखा तो छोटे साहब खड़े थे। हाथ पांव फूल गए। अब साहब के सामने कौन जाए, किसकी हिम्मत नहीं पड़ती। एक दूसरे को ठेल रहे हैं। लाला, बढ़ जाओ वाजिद अली, देखो क्या कहते हैं। वाजिद, आप ही क्यों नहीं चले जाते? लाला, आदमी ही तो वह हैं, कुछ खा थोड़ न जाएंगे। वाजिद, तो चले क्यों नहीं जाते? काटन साहब ज्यों ही कमरे में पहुंचे, कुंवर साहब ने लिहाफ से मुंह निकाल लिया और कराहते हुए बोले, बड़ा कष्ट है हुजूर, सारा शरीर फूका जाता है। काटन, आप दोपहर तक तो अच्छा था। खां साहब हमसे कहता था कि आप तैयार हैं। कहाँ दर्द है? कुंवर, हुजूर पेट में बहुत दर्द है, बस यही मालूम होता है कि दम निकल जाएगा। काटन, हम जाकर सिविल सर्जन को भेज देता है, वह पेट का दर्द अभी अच्छा कर देगा, आप घबराएं नहीं, सिविल सर्जन हमारा दोस्त है। काटन चला गया तो कुंवर साहब फिर बाहर आ बैठे। रोज़ा बख्शाने गए थे, नमाज गले पड़ी। अब यह फिक्र पैदा हुई कि सिविल सर्जन को कैसे टाला जाए। कुंवर, भाई यह तो नई बला गले पड़ी। वाजिद, कोई जाकर खां साहब को बुला लाओ, कहना अभी चलिए, ऐसा न हो कि वह देर करें और सिविल सर्जन यहाँ सिर पर सवार हो जाए। लाला, सिविल सर्जन को फीस भी बहुत होगी। कुंवर, अजी तुम्हें फीस की पड़ी है, यहाँ जान आफत में है। अगर 100-200 लेकर गला छूट जाए तो अपने को भाग्यवान समझूं। वाजिद अली ने फिटन तैयार कराई और खां साहब के घर पहुँचे तो देखा वह असबाब बंधवा रहे थे। उनसे सारा किस्सा बयान किया और कहा, अभी चलिए, आपको बुलाया है। खां, मामला बहुत टेढ़ा है, बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी। कसम खुदा की तुम सबके सब गर्दन मार देने लायक हो। जरा सी देर के लिए मैं टल क्या गया कि सारा खेल ही बिगाड़ दिया। वाजिद, खां साहब हमसे तो उड़िए नहीं, कुंवर साहब बौखलाए हुए हैं, 200-400 का वारा न्यारा है, चल कल सिविल सर्जन को मना कर दीजिए। खां, चलो शायद कोई तरकीब सूझ जाए। दोनों आदमी सिविल सर्जन की तरफ चले। वहाँ मालूम हुआ कि साहब कुंवर साहब के मकान पर गए हैं। फ़ौरन फिटन घुमा दी और कुंवर साहब की कोठी पर पहुँचे। देखा तो सर्जन साहब एनेमा लिए हुए कुंवर साहब की चरपाई के सामने बैठे हुए हैं। खां, मैं तो हुजूर के बंगले से चला आ रहा हूँ, कुंवर साहब का क्या हाल है? डॉक्टर, पेट में दर्द है, अभी पिचकारी लगाने से अच्छा हो जाएगा। कुंवर, हुजूर अब दर्द बिल्कुल नहीं है, मुझे कभी कभी यह मर्ज हो जाता है और आप अच्छा हो जाता है। डॉक्टर, ओके, आप डरता है, डरने की कोई बात नहीं है, आप 1 मिनट में अच्छा हो जाएगा। कुंवर, हुजूर मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, अब कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर, डरने की कोई बात नहीं, पर यह सब आदमी यहाँ से हट जाएं, हम 1 मिनट में अच्छा कर देगा। खां साहब ने डॉक्टर से कान में कहा, हुजूर अपनी रात की डबल फीस और गाड़ी का किराया लेकर चले जाएं, इन रईसों के फेर में न पड़े। यह लोग 12 महीने इसी तरह बीमार रहते हैं, 1 हफ्ते तक आकर देख लिया कीजिए। डॉक्टर साहब की समझ में यह बात आ गई। कल फिर आने का वादा करके चले गए। लोगों को सिर से बला टली। खां साहब की कारगुजारी की तारीफ होने लगी। कुंवर, खां साहब आप बड़े वक्त पर काम आए, ज़िंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। खां, जनाब 200 चटाने पड़े, कहता था छोटे साहब का हुक्म है, मैं बिला पिचकारी लगाए न जाऊंगा। अंग्रेज़ों का हाल तो आप जानते हैं, बात के पक्के होते हैं। कुंवर, यह भी कह दिया न कि छोटे साहब को मेरी बीमारी की इत्तला कर दें और कह दें वह सफ़र करने लायक नहीं है। खां, हाँ साहब, और रुपए दिए किस लिए? क्या मेरा कोई रिश्तेदार था? मगर छोटे साहब को होगी बड़ी तकलीफ़, बेचारे ने आपको बंगले के आसरे पर होटल का इंतज़ाम भी न किया था, मामला बेढब हुआ। कुंवर, तो भाई मैं क्या करता, आप ही सोचिए। खां, यह चाल उल्टी पड़ी। जिस वक्त काटन साहब यहाँ आए थे आपको उनसे मिलना चाहिए था, साफ कह देते। आज एक सख्त ज़रूरत से रुकना पड़ा,
लेकिन खैर, मैं साहब के साथ रहूँगा, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। कुंवर, क्या अभी आप जाने का इरादा कर ही रहे हैं? हलफ से कहता हूँ, मैं आपको न जाने दूंगा। यहाँ ना जाने कैसी पड़े। मियाँ वाजिद, देखो, आपको घर कहला दो, 12 न जाएंगे। खां, आप अपने साथ मुझे भी डुबोना चाहते हैं? छोटे साहब आपसे नाराज़ भी हो जाएं तो क्या कर लेंगे, लेकिन मुझसे नाराज़ हो गए तो खराब ही कर डालेंगे। कुंवर, जब तक हम जिंदा हैं भाई साहब, आपको कोई तिरछी नज़र से नहीं देख सकता। जाकर छोटे साहब से कहिए कुंवर साहब की हालत अच्छी नहीं, मैं अब नहीं जा सकता। इसमें मेरी तरफ से भी उनका दिल साफ हो जाएगा और आपकी दोस्ती देखकर आपकी और इज्जत करने लगेगा। खां, अब वह इज्जत करें या न करें, जब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं भी इतने बेमुरव्वत नहीं हूँ कि आपको छोड़कर चला जाऊँ। यह तो हो ही नहीं सकता। ज़रा देर के लिए घर चला गया, उसका तो इतना तावत देना पड़ा। नैनीताल चला जाऊं तो शायद कोई आपको उठा ही ले जाए। कुंवर, मज़े से 2-4 दिन जल से देखेंगे। नैनीताल में यह मज़े कहाँ मिलते। व्यास जी, अब तो यूँ नहीं बैठा जाता। देखिए, आपके भंडार में कुछ है, 2-4 बोतलें निकलवाइए, कुछ रंग जमे। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।